नमन नाम का एक आदमी था। उसके पास रहने के लिए कोई भी घर नहीं था, ना ही उसके पास परिवार में कोई था। अकेले ही गांव में घूम घूम कर खाना मांगा करता था और जहां जगह मिले वहां सो जाया करता था। दुनिया में सभी के पास कोई ना कोई है, मगर मेरे ही पास कोई नहीं। पता नहीं भगवान को क्या मंजूर है। एक दिन नमन मंदिर के पास बैठा था और सभी से खाना मांग रहा था। तभी गीता नाम की लड़की मंदिर में दर्शन करने आती है। नमन उससे भी खाना मांगता है। जी, कुछ खाने के लिए दे दीजिए। अभी तो कुछ भी नहीं है मेरे पास, बस यही प्रसाद बचा है, यही दे देती हूँ। गीता नमन को प्रसाद दे देती है और उसे पूछती है, आप कहाँ रहते हैं और आपके परिवार वाले कहाँ हैं? जी, मेरे पास कोई नहीं है, मैं अकेला ही रहता हूँ। मुझे बहुत दुख हुआ ये सुनकर। मेरा घर यही पास में ही है। कल मेरा जन्मदिन है, क्या आप मेरे घर आएंगे? हाँ हाँ, जरूर। अगर खाना मिलने वाला है तो मैं जरूर आऊँगा। क्यों नहीं, खाना जरूर मिलेगा, आप आ जाइएगा। नमन अगले दिन फटे पुराने कपड़े पहनकर गीता के घर आता है। गीता का घर बहुत ही आलीशान दिख रहा था। नमन डरता डरता गीता के घर के अंदर जाता है। सभी उसको बाहर ही रोकने लगते हैं। गीता उसे देख लेती है। अरे, इसे आने दो अंदर, मैं इसे जानती हूँ। नमन अंदर आता है। मैंने तो कभी ऐसा कुछ भी नहीं देखा है। कितना खूबसूरत है ये सब। बताओ, तुम क्या खाओगे? यहाँ बहुत कुछ खाने के लिए है। आओ, मैं तुम्हें लेकर चलती हूँ। गीता के पिता गीता को नमन के साथ देख लेते हैं। अब ये गीता किस गरीब भिखारी को उठा कर ले आई है, अभी पूछता हूँ। गीता के पिता गीता के पास आते हैं। अरे गीता, ये कौन है? अब तू किसे लेकर आ गई है मेरे घर में? पिताजी, इसका नाम नमन है, मैंने इसे खाने पर बुलाया है। तुम्हें कितनी बार समझा चुका हूँ, किसी को भी घर पर लेकर मत आया करो। देखो तो जरा इसे। अरे पिताजी, ये अच्छा है, माना कि थोड़ा गरीब है तो क्या हो गया? अभी के अभी इसे यहाँ से जाने के लिए कह दो। गीता के पिता नमन को घर से बाहर करवा देते हैं। नमन उदास होकर वापस मंदिर के पास आकर बैठ जाता है। अगले दिन भी गीता की मुलाकात नमन से होती है। वो उस मंदिर के बाहर ही बैठा दिखता है। नमन, मुझे माफ कर दो, कल पिताजी की वजह से मैं तुम्हें रोक नहीं पाई। गीता नमन से बात करने आ रही थी, तभी नमन वहाँ से उठकर चला जाता है। गीता वापस उसके पास जाती है। कृपया आप यहाँ से चले जाइए। आपके पिता बिल्कुल सही कह रहे थे। मेरा और आपका कोई मुकाबला नहीं है। मैं आपके साथ खड़े होने लायक भी नहीं हूँ। आप चले जाइए यहाँ से। मुझसे कभी बात मत कीजिएगा और मैं भी आपको कभी तंग नहीं करूँगा। नहीं नमन, ऐसी बात नहीं है। मुझे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो मेरे पिताजी की सोच है, मेरी नहीं। मुझे तुम अच्छे लगते हो, मैं तुमसे बात करूंगी। इसी तरह गीता और नमन के बीच में बात होने लगती है। कई महीने गुजर जाते हैं और फिर एक दिन गीता नमन से कहती है, नमन, तुम्हें पता है मेरे पिताजी मेरी शादी करवाने वाले हैं। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। नहीं, ये खुशी की बात नहीं है, क्योंकि मैं उस लड़की से शादी नहीं करना चाहती हूँ। मेरे पिताजी जबरदस्ती मुझसे उससे शादी करवा रहे हैं। मगर मैं इसमें कैसी मदद कर सकता हूँ? तुम ही तो सब कुछ कर सकते हो। तुम मुझसे शादी कर लो, मुझे तुम पसंद हो। उससे मैं उस लड़के से शादी नहीं करना चाहती। नहीं नहीं, मैं शादी नहीं कर सकता। मेरे पास तो नौकरी भी नहीं है और एक घर भी नहीं है। मैं आपको कहाँ रखूँगा? क्या हुआ, तुम्हारे पास कुछ नहीं तो मेरे पास तो सब कुछ है ना। चलो चलकर शादी कर लेते हैं, फिर हम अपने घर चलेंगे। गीता नमन से जबरदस्ती शादी कर लेती है और नमन के साथ अपने घर पहुंचती है। घर पहुंचते ही उसके पिता जब उसे नमन के साथ देखते हैं तो बहुत गुस्सा हो जाते हैं। निकल जाओ दोनों यहाँ से। तेरा मुझसे कोई रिश्ता नहीं है। सारे रिश्ते नाते आज से खत्म। गीता के पिता उसे घर से बाहर निकाल देते हैं। रोते रोते गीता नमन के साथ घर से बाहर आ जाती है। नमन, अब हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? मैं कुछ करता हूँ। नमन जंगल से लकड़ियाँ काटता है और धीरे धीरे उन लकड़ियों को इकट्ठा करके एक छोटी सी झोपड़ी बना लेता है। चलो, हम इसमें ही रहते हैं। गीता और नमन उस झोपड़ी में रहने लगते हैं। नमन कई जगहों पर काम ढूंढने जाता है,
मगर उसे कोई काम नहीं मिल पाता है। वो गीता को एक वक्त का पेट भर भोजन भी नहीं करवा पा रहा था। इस वजह से वो बहुत दुखी था। जंगल से फल तोड़कर लाता था और वही फल दोनों मिलकर खाते थे। एक दिन जंगल से फल तोड़कर लाते वक्त उसे एक बूढ़ा आदमी घायल अवस्था में दिखाई पड़ता है। नमन उसे उठाकर अपनी झोपड़ी के अंदर लेकर आता है। नमन और गीता दोनों मिलकर उस बूढ़े आदमी की सेवा करते हैं। कुछ दिनों में वो बूढ़ा आदमी बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। अच्छा, तो तुम लोगों ने ही मेरी देखभाल की है और मेरी जान बचाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। गीता और नमन उस बूढ़े आदमी से आशीर्वाद लेने जाते हैं। दोनों के सर पर हाथ रखते ही उसे उन दोनों के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। बच्चे, आज से तुम लोगों के पास सब कुछ होगा। तुम लोगों की जिंदगी बदल जाएगी। इतना कहकर वो बूढ़ा आदमी वहाँ से चला जाता है। उस बूढ़े आदमी के जाते ही नमन और गीता की झोपड़ी जादुई झोपड़ी में बदल जाती है। झोपड़ी बिल्कुल सुंदर बन जाती है। अरे गीता, ये अचानक हमारी झोपड़ी को क्या हुआ? मुझे तो लगता है ये सब उस बूढ़े आदमी का कमाल है। मैं सोच रहा था कुछ खाने के लिए आ जाता तो कितना अच्छा होता, नहीं? इतना कहते ही उनके पास स्वादिष्ट भोजन आ जाता है और दोनों मिलकर पेट भर भोजन करते हैं। अब वो जो भी मांगते थे वो उस झोपड़ी से उनको मिल जाता था। वो दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। तभी एक दिन गीता को पता चलता है कि उसके पिताजी की तबीयत बहुत खराब हो गई है। ये सुनकर गीता दौड़ती हुई पिताजी के पास जाती है तो उसे पता चलता है कि कोई भी दवा उन पर काम नहीं कर रही है। गीता जादुई झोपड़ी में जाती है और कहती है, मेरे पिताजी ठीक हो जाए, ऐसी दवा मिल जाए। इतना कहते ही एक दवा आ जाती है। गीता उस दवा को लेकर पिताजी के पास जाती है और वो दवा पिताजी को पिला देती है। दवा पीते ही उसके पिता बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हैं और उठकर उसे गले लगा लेते हैं। इसके बाद उसके पिता नमन और गीता को माफ कर देते हैं और स्वीकार कर लेते हैं। फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। शिवपुरा नाम का एक गांव था। गांव में एक गरीब महिला पुष्पा अपनी बेटी चंपा के साथ मिट्टी के एक घर में रहती थी और छोटा मोटा काम करके अपना और अपनी बेटी का गुजारा करती थी। एक दिन शाम को जब पुष्पा काम से घर आई तब, माँ, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, क्या तुम मेरे लिए कुछ खाने के लिए लाई हो? नहीं बेटी, आज जहाँ काम कर रही थी वहाँ से केवल चावल ही मिले। तो क्या हमें आज भी चावल ही खाकर रहना होगा? हाँ बेटी, आज इसी से काम चला लो, कल कुछ अच्छा लेकर आऊंगी। तुम तो हर रोज ऐसा ही करती हो। रुको, मैं चावल उबालने के लिए चढ़ा देती हूँ। पुष्पा चावल उबलाकर चंपा और अपने लिए परोसती है। खाने के बाद दोनों सोने चले जाते हैं। अगले दिन पुष्पा अपनी मिट्टी के घर की लिपाई कर रही थी, तभी चंपा कहती है, क्या माँ, तुम हर रोज ये करती रहती हो? चंपा, तुम्हें पता है ना कि हमारा घर मिट्टी का है, इसलिए इसकी लिपाई करनी जरूरी है। पूरे गांव में केवल हमारा ही घर मिट्टी का है। अरे चंपा, तुम तो जानती हो ना कि हमारे पास उन लोगों जैसे इतने पैसे नहीं हैं। क्या हमारे घर में बाकी घरों की तरह कभी आराम नहीं होगा? भगवान पर भरोसा रखो, भगवान ने कुछ ना कुछ हमारे लिए सोचा ही होगा। तुम हमेशा ऐसा ही कहती रहती हो। ये सब बात छोड़ो और घर का ख्याल रखना। मुझे काम पर भी जाना है, आते वक्त कुछ खाने के लिए ले आऊंगी। पुष्पा काम पर अपनी मालकिन के यहाँ चली जाती है। मालकिन, आज कुछ काम है? हाँ, कुछ बर्तन और आंगन बहारना है। मालकिन, आज चावल के साथ थोड़े पैसे भी दीजिएगा, मेरी बेटी कुछ अच्छा खाने की जिद कर रही थी। हाँ हाँ ठीक है, अभी जाकर काम करो। शाम में पुष्पा अपना काम खत्म करके मालकिन के पास जाती है। मालकिन, मैंने अपना काम खत्म कर दिया, आप मुझे चावल और कुछ पैसे दे दीजिए। रुको, लेकर आती हूँ। मालकिन अंदर से चावल और कुछ पैसे लेकर आती है और पुष्पा को देती है। इस पर पुष्पा बोलती है, मालकिन, ये तो बहुत ही कम पैसे हैं, इसमें तो मैं कुछ भी नहीं ले पाऊंगी।
जो है यही है, लेना है तो ले, नहीं तो चली जाओ। ठीक है मालकिन, मैं जाती हूँ। पुष्पा मालकिन के यहाँ से निकल जाती है और हलवाई की दुकान पर जाती है। अरे भाई, इतने रुपए में कुछ आएगा क्या? हाँ, एक समोसा आ जाएगा। बस एक ही? खैर छोड़ो, दे दो, बेटी के लिए ले जाऊंगी। हलवाई पुष्पा को एक समोसा दे देता है और पुष्पा उसे लेकर घर चली जाती है और घर पहुंचकर बोलती है, चंपा, ये लो, मैं तुम्हारे लिए समोसा लाई हूँ। बस एक ही समोसा? चलो कुछ तो है, बाकी दिन तो ये भी नहीं मिलता। चंपा समोसा खाते हुए, माँ, तुम अपने लिए नहीं लाई? मालकिन ने इतने ही पैसे दिए थे, तुम चिंता मत करो, मैं किसी और दिन खा लूंगी। रुको, मैं चावल चढ़ाती हूँ। दोनों माँ बेटी चावल खाकर सोने चले जाते हैं। अगले दिन सुबह पुष्पा घर के बाहर आती है। तभी उसे घर के बाहर एक अंगूठी मिलती है। अंगूठी उठाकर पुष्पा कहती है, ये किसकी अंगूठी है? शायद किसी की गिर गई होगी। हो सकता है खोजने आए, मैं इसे संभाल कर रख देती हूँ। अभी पुष्पा अंगूठी रख ही रही होती है कि पीछे से चंपा बोलती है, माँ, मेरी तबीयत कुछ सही नहीं लग रही है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। पुष्पा चंपा का शरीर छूती है। अरे, तुम्हें तो बहुत बुखार है, लगता है कल का समोसा अच्छा नहीं था, लगता है उसी के कारण ऐसा हुआ है। तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें अभी ठंडी पट्टी कर देती हूँ और काढ़ा बनाकर लाती हूँ। ठीक है। पुष्पा चंपा की पट्टी करती है और फिर उसे काढ़ा बनाकर देती है। तुम आराम करो, मुझे काम पर जाना है, शाम तक तुम्हारी तबीयत में सुधार आ जाना चाहिए। पुष्पा अपने काम पर जाती है और दिन भर काम कर शाम को जब घर लौटती है तो देखती है कि चंपा की हालत में कुछ सुधार नहीं हुआ है। पुष्पा चंपा से पूछती है, तुम्हारी तबीयत में कुछ भी सुधार नहीं हुआ? क्या तुमने अच्छे से ही आराम किया या इधर उधर घूम रही थी? नहीं माँ, कहीं नहीं गई थी, पेट का दर्द तो कम हुआ है, पर बाकी सब चीज वैसी की वैसी ही है। रुको, मैं गांव के वैद्य जी को बुला कर लाती हूँ। पुष्पा वैद्य जी को बुलाने चली जाती है और उन्हें बुला कर लाती है। वैद्य जी चंपा को देखने के बाद बोलते हैं, मैं इसे अपनी जड़ी बूटी की गोली देता हूँ। अगर इससे भी तबीयत में सुधार नहीं होगा तो तुम्हें इसे शहर के चिकित्सक को दिखाना होगा। चिकित्सक की बात सुनकर पुष्पा कहती है, उसके लिए तो काफी पैसों की जरूरत होगी वैद्य जी। हाँ, मैं तो गांव का हूँ, इसीलिए ज्यादा पैसा नहीं लेता, वो नहीं मानेंगे। वैद्य जी से गोली लेकर चंपा की तबीयत में सुधार तो हुआ, पर कुछ खास नहीं। चंपा की तबीयत में सुधार ना होता देखकर पुष्पा ने सोचा, क्या मुझे चंपा के लिए उस दिन जो अंगूठी मिली थी उसे बेच देनी चाहिए? पर जब कोई उसे खोजने आएगा तो मैं क्या बोलूंगी? जो चीज मेरी ही नहीं, मुझे उसे बेचनी नहीं चाहिए। पुष्पा थोड़ा सोचने के बाद अंगूठी ना बेचने का फैसला लेती है और अपने घरेलू तरीके से चंपा का उपचार करती रहती है। एक दिन सुबह पुष्पा जब झाड़ू लगा रही थी तब उसके घर के सामने एक सजी धजी कपड़ों में एक महिला आई। मुझे आपसे कुछ काम है। हाँ बताइए, क्या आपने यहाँ कोई अंगूठी गिरी देखी है? मैं उसे ढूंढ रही हूँ, शायद यहाँ गिर गई थी। हाँ, मुझे एक अंगूठी मिली तो थी, रुकिए मैं लेकर आती हूँ। पुष्पा के आने में थोड़ी देर हो जाती है। ये लीजिए आपकी अंगूठी। वो जरा मुझे समय लग गया, मेरे बेटे की तबीयत सही नहीं है इसलिए। हाँ, यही मेरी अंगूठी है। जी शुक्रिया। आपकी बेटी को हुआ क्या है? आप बुरा न मानो तो मैं आपकी बेटी की तबीयत देख सकती हूँ? पता नहीं, हर बार तो ऐसा कुछ होता था तो ठीक हो जाता था, पर इस बार तबीयत सुधर ही नहीं रही है। महिला चंपा को देखने के बाद कहती है, इसकी तबीयत तो काफी खराब है, किसी चिकित्सक से क्यों नहीं दिखाया?
चिकित्सक के लिए पैसे नहीं थे। मैं तुम्हारी ईमानदारी से काफी खुश हुई हूँ। बेटी की तबीयत खराब होने के बाद भी तुमने अंगूठी नहीं बेची। रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ करती हूँ। महिला चुटकी बजाते ही चंपा बिल्कुल ठीक हो जाती है। महिला के ऐसा करने पर पुष्पा बोलती है, आप कौन हो? आपने ऐसा किया कि चंपा बिल्कुल ठीक हो गई। मैं नंदन लोक की जादूगरनी हूँ। यहाँ कुछ काम से आई थी, तभी मेरी अंगूठी यहाँ गिर गई थी। तब से मैं अपनी अंगूठी ढूंढ रही थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जादूगरनी फिर चंपा से पूछती है, बताओ बेटी, तुम्हें कुछ और चाहिए? हाँ, अगर हो सकता तो हमें भी बाकियों के घर की तरह सुख सुविधा हमारे मिट्टी के घर में भी मिल जाती तो अच्छा होता। मैं तुम्हारे घर को जादुई मिट्टी का घर बना देती हूँ। इसमें सारी सुख सुविधा होंगी। और पुष्पा, मैं तुम्हें मिट्टी की पोटली देती हूँ, जिससे बनी मिट्टी के सामान जल्दी ही बिक जाएंगे। जादूगरनी चुटकी बजाती है और मिट्टी का घर सुख सुविधाओं से भर जाता है। उसके बाद जादूगरनी वहाँ से गायब हो जाती है। एक गांव में रवि अपनी माता ज्योति और पिता प्रकाश के साथ रहता था। रवि की पढ़ाई के लिए प्रकाश ने गांव में जमींदार टोडरमल से कुछ रुपए उधार लिए थे। मैंने रवि की पढ़ाई के लिए जो पैसे टोडरमल से लिए थे, उनका इंटरेस्ट बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया है कि ली हुई रकम से भी ज्यादा हो गया है। आज टोडरमल के आदमी मुझे रास्ते में मिले थे। अगर मैंने रकम ना चुकाई तो वो हमसे हमारा घर छीन लेंगे। आप घबराइए मत, हिम्मत रखिए, सब ठीक हो जाएगा। तभी वहां टोडरमल अपने आदमियों के साथ आ जाते हैं। कल तक मुझे मेरा सारा पैसा मिल जाना चाहिए, वरना मेरे आदमी आकर तुम्हारे घर पर कब्जा कर लेंगे। इस बार फसल भी अच्छी नहीं हुई है। मैं कहां से पैसा लाऊं? ये सब मैं नहीं जानता। कल सुबह तक अगर पैसे नहीं आए तो ये घर छोड़कर खुद ही निकल जाना। धमकी देने के बाद टोडरमल और उसके आदमी वहां से चले जाते हैं। प्रकाश को समझ नहीं आता कि वो रकम कैसे चुकाए। वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाता और हार्ट अटैक से उसकी मौत हो जाती है। रात को सोया प्रकाश सुबह उठता ही नहीं है। मम्मी, पापा को क्या हुआ? हमारा क्या होगा बेटा, तुम्हारे पिता हमें छोड़कर चले गए। एक वही कमाने वाले थे जो अब नहीं रहे। अब टोडरमल हमारे घर पर कब्जा कर लेगा। हम कहीं के नहीं रहे बेटा, हम कहीं के नहीं रहे। टोडरमल रवि और ज्योति को घर से बाहर निकाल देता है। वो लोग चद्दर से एक टेंट बनाकर वहां रहते हैं। कुछ दिनों तक तो पड़ोसियों की मदद से 2 समय का खाना मिल जाता था, पर कुछ दिन बाद पड़ोसियों ने भी मदद करना बंद कर दिया। अब हम क्या करेंगे मम्मी? तभी वहां टोडरमल आ जाता है। मेरे घर से अपने मरे हुए पति के कपड़े, चप्पल, जूते उठाकर ले जाओ और मेरे घर को साफ करो। रवि और ज्योति जाकर प्रकाश के कपड़े और जूते चप्पल ले आते हैं और अपने टेंट में ही उसे रख देते हैं और ज्योति अपने काम में लग जाती है। माँ, बहुत भूख लग रही है, काश हमारे पास खाने के लिए कुछ होता। तभी एक तेज रोशनी होती है और रवि क्या देखता है कि प्रकाश के सामान के पास खाने की प्लेट रखी हुई थी। माँ, देखो खाना। तुमने कहीं से चोरी तो नहीं की? अचानक से ये खाना कैसे आ सकता है? शायद कोई हमारे लिए रख गया होगा। दोनों माँ और बेटे भगवान का आशीर्वाद समझकर खा लेते हैं। थोड़ी देर बाद रवि कहता है, काश माँ, हमारे पास सोने के लिए मखमली बिस्तर और तकिया होते। मैं जमीन पर सो नहीं पाता माँ। जैसे ही रवि ये बात कहता है, अचानक से वहां बिस्तर और तकिए आ जाते हैं।
ये भला कैसे हो सकता है? तुम जो कह रहे हो वो कैसे हो सकता है? मानो जादू हो। कुछ तो अजीब है। हो सकता है माँ, पिताजी हमारी मदद कर रहे हों, क्योंकि जब से हमने पिताजी के सामान को हमारे घर से यहाँ लाया है तभी से ये सब हो रहा है। इसी बात का पता लगाने के लिए रवि और ज्योति प्रकाश के सामान को बिस्तर पर रखते हैं और कहते हैं, काश हमारे पास कुछ रुपए होते। वहां कुछ भी न देखकर दोनों हैरान हो जाते हैं और एक एक सामान को उठाकर देखते हैं। तभी मोजे उठने में भारी और उनमें से पैसे की आवाज आती है। माँ देखो, पिताजी के मोजे में पैसे हैं। इसका मतलब मोजे जादुई हैं। ये सब ये जादुई मोजा कर रहा है माँ। रवि और ज्योति बहुत अच्छे लोग थे। दोनों जादुई मोजे को भगवान का आशीर्वाद और प्रकाश की मदद समझकर रख लेते हैं। ज्योति धीरे धीरे उस जादुई मोजे से रवि की पढ़ाई के लिए पैसे मांगती है। रवि अपनी पढ़ाई फिर से चालू कर देता है। मैं कब तक यूं ही हाथ पर हाथ धरे बैठी रहूंगी? मुझे भी कोई काम शुरू करना ही चाहिए। जादुई मोजे, मुझे एक सिलाई मशीन दे दो। जादुई मोजों में से सिलाई मशीन बाहर आ जाती है। रवि अपनी पढ़ाई चालू रखता है और ज्योति कपड़े सिलाई का काम करने लगती है। सिलाई का काम करने से जो पैसे आते हैं उससे ज्योति अपने रोजमर्रा के खर्च निकालने लगी। दोनों माँ बेटे बहुत वफादार थे, इसीलिए उन्होंने कभी भी जरूरत से ज्यादा जादुई मौजों से कुछ भी नहीं मांगा। धीरे धीरे उनकी आर्थिक स्थिति में बदलाव आया। अचानक से उनकी आर्थिक स्थिति में बदलाव देखकर टोडरमल को बहुत आश्चर्य होता है। वो रवि और ज्योति के पास पहुंचता है। तुम लोगों के पास तो जहर खाने के लिए पैसे नहीं थे, हाँ? तो इतने पैसे अचानक कहां से आ गए? ये सब पिताजी की मेहरबानी है। उन्होंने हमारी मदद की। हम उन्हें याद करते हैं और हमें जो चाहिए होता है हमें मिल जाता है। जरूर तुम माँ बेटे ने कहीं से पैसे चुराए होंगे। मुझे पागल समझा है क्या? अभी पुलिस को बुलाता हूँ और रवि, तुझे मैं जेल पहुंचाता हूँ। टोडरमल उन्हें पुलिस की धमकी देता है। ये सब सुनकर ज्योति घबरा जाती है, जो कि पहले से ही अपने पति को खो चुकी थी। अब वो अपने बेटे को खोने का दुख बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो जाकर जादुई मोजे लाती है और टोडरमल को दे देती है। हमने जो भी हासिल किया इसी जादुई मोजे की मदद से किया है। आप हमें छोड़ दीजिए और इस जादुई मोजे को ले जाइए। टोडरमल उस जादुई मोजे को हाथ में लेकर बोलता है, ए जादुई मोजे, मुझे खजाना दो। तभी जादुई मोजे में से आवाज आती है, मेरे अंदर हाथ डालो। टोडरमल मोजे के अंदर हाथ डालता है और मोजे के अंदर से सांप बिच्छू निकलकर टोडरमल को काट लेते हैं। अरे ये तो मौत की पोटली है, ले लो इसे, जल्दी लो और बचाओ मुझे, इससे बचाओ। टोडरमल वहां से भाग खड़ा होता है और उसकी अकल ठिकाने आ जाती है और खुशी से रहने लगते हैं। एक नगर में सुशीला नाम की औरत अपनी 2 बेटियों सीमा और राधा के साथ रहती थी। सुशीला का पति दूर किसी शहर में नौकरी के लिए गया तो वापस ही नहीं आया। शुरू में तो वो घर खर्च के पैसे भेज देता था, लेकिन धीरे धीरे उसने वो भी बंद कर दिया। सुशीला ने उसे बहुत खत लिखे, लेकिन उसने किसी खत का कोई जवाब नहीं भेजा, ना ही वो स्वयं वापस आया। सुशीला के लिए बहुत मुश्किल आ खड़ी हुई। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरे पति का कुछ अता पता नहीं है। 2 बेटियों को कैसे संभालूंगी? माँ, तुम रो मत, हम तुम्हारे साथ है ना। हम तुम्हारा पूरा ध्यान रखेंगे, तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। हाँ माँ, हम तुम्हारा ध्यान रखने के लिए हैं, तो तुम क्यों घबरा रही हो? देखना, पिताजी एक दिन अवश्य वापस आएंगे। मेरी बच्चियों, मुझे तुम लोगों के जीवन की चिंता खाए जा रही है। तुम्हारी पढ़ाई लिखाई और तुम्हारी शादी कैसे होगा सब। माँ, तुम चिंता मत करो,
मेरी 10वीं की परीक्षा खत्म होने वाली है और परीक्षा के बाद मैं छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाऊंगी, जिससे थोड़े पैसे बन जाएंगे और तुम्हारी मदद हो जाएगी और हम दोनों मिलकर राधा की पढ़ाई जारी रखेंगे माँ। अपनी बेटियों की बातें सुनकर सुशीला को कुछ हिम्मत मिली। घर का खर्च चलाने के लिए सुशीला मजदूरी का काम करती और उसकी बेटियां सुबह विद्यालय जाती और दोपहर में विद्यालय से वापस आकर पढ़ाई के साथ साथ घर का काम भी संभालती। सुशीला रात को थककर आती तो दोनों बेटियां उसका पूरा ध्यान रखती। वो उसके लिए खाना पकाकर रखती और उसे घर का कोई काम न करने देती। सीमा की 10वीं की परीक्षा खत्म हो गई थी और अब सीमा भी कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी थी और उसे ट्यूशन के जो भी पैसे मिलते वो उन्हें अपनी माँ को ले जाकर दे देती। सीमा के पैसे कमाने से सुशीला का बोझ कुछ हल्का हो गया था। सीमा ने 10वीं में सर्वोच्च अंक प्राप्त किए, जिसकी वजह से उसे विद्यालय से स्कॉलरशिप मिली और उसकी आगे की पढ़ाई का खर्चा विद्यालय से ही मिल जाता है। इधर सुशीला की छोटी बेटी राधा भी पढ़ाई में बहुत होशियार थी और वो भी अपनी बहन की तरह कक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करती थी। सुशीला को ये देखकर बहुत खुशी होती कि उसकी दोनों बेटियां पढ़ लिखकर एक दिन बहुत आगे जाएंगी। एक दिन अचानक एक बीमारी फैल जाती है, जिसकी वजह से सब कुछ बंद हो जाता है। दुकानें, दफ्तर, विद्यालय, सब जगह ताला लग जाता है। सरकार के आदेश पर लोगों को अपने घरों में कैद होकर रहना पड़ता है। सुशीला का भी काम बंद हो जाता है और घर में रखे पैसे धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? अब क्या करेंगे? यदि ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन घर में रखे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे और फिर क्या होगा? सीमा और राधा भी गहन चिंता में पड़ जाती है कि अब क्या होगा। एक दिन सीमा और राधा बाजार से सब्जी खरीदने जाती हैं। सरकार के आदेश के अनुसार केवल जरूरी चीजों की दुकानें एक निश्चित समय तक खोलने का आदेश था। सीमा और राधा उस समय में ही बाजार से सब्जी और अन्य जरूरी सामान लेने जाती है। जब वो दुकान पर सामान लेने के लिए खड़ी होती है, उसी समय टेलीविजन पर देश के प्रधानमंत्री का भाषण आ रहा होता है, जिसमें वो आत्मनिर्भर बनने की बात कर रहे थे। सीमा देखती है सभी ने मुंह पर मास्क लगा रखे थे। सीमा और राधा ने अपने मुंह पर दुपट्टा बांध रखा था, क्योंकि उनके पास मास्क नहीं थे। सीमा बाजार से एक मास्क भी खरीदती है और घर आकर, देखो माँ, मैं ये मास्क लेकर आई हूँ। अरे लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? तुम लोगों ने तो अपने मुंह पर दुपट्टा बांध ही रखा था ना। और फिर तुम लोगों को कौन सा रोज रोज बाहर जाना है जो तुम्हें इस मास्क की जरूरत हो? नहीं माँ, मैं ये मास्क अपने लिए नहीं लाई, बल्कि मास्क बनाना सीखने के लिए लाई हूँ। क्या मतलब? माँ, आज जब हम दुकान पर सामान लेने खड़ी थी, तभी मैंने वहाँ टेलीविजन पर अपने देश के प्रधानमंत्री का भाषण सुना, जो देश को आत्मनिर्भर बनाने की प्रेरणा दे रहे थे। तो मेरे दिमाग में एक विचार आया कि क्यों ना इस बीमारी के समय हम इस तरह के मास्क बनाकर बेचना शुरू करें। इस समय लोगों को इनकी बहुत जरूरत है। लोगों की जरूरत पूरी हो जाएगी और हमें घर का खर्चा चलाने के लिए कुछ पैसे मिल जाएंगे। सीमा की बातें सुनकर सुशीला बहुत खुश होती है और वे लोग घर में रखे सामान की मदद से ही मास्क बनाना शुरू कर देती है। सीमा और राधा वो बने हुए मास्क बाजार में खुली कुछ दुकानों पर बेचने लगती हैं और जल्दी ही उनका मास्क बनाने का काम अच्छा चलने लगता है। लोग उनसे घर आकर मास्क खरीदने लगते हैं, जिससे उनकी अच्छी आमदनी हो जाती है। वक्त बीतता गया। सीमा और राधा अब बड़ी हो गई थी। सीमा मन लगाकर सरकारी स्कूल में शिक्षिका की नौकरी के लिए तैयारी करने लगती है और राधा एक डॉक्टर बनना चाहती है, जिसके लिए उसे बहुत पैसों की आवश्यकता होती है। इसके लिए वो पढ़ाई के साथ साथ एक डॉक्टर के क्लिनिक पर सहायक का काम करने लगती है। राधा बहुत लगन और मेहनत से डॉक्टर के साथ काम करती है कि डॉक्टर भी उसकी पढ़ाई में उसकी सहायता करने लगती है। एक दिन सीमा खुश होते हुए घर आती है और सुशीला को गले लगा लेती है। माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ और तुम भी जब मेरी बात सुनोगी तो खुशी से झूम उठोगी। अरे झूमूंगी तो तब जब तू बताएगी कि बात क्या है।
माँ, मुझे सरकारी नौकरी मिल गई है। मुझे शहर के एक बड़े सरकारी विद्यालय में एक शिक्षिका की नौकरी मिल गई है। अब आपको काम करने की कोई जरूरत नहीं है माँ। अब आपकी बेटी घर संभालेगी। सच? तुझे सरकारी नौकरी मिल गई है? मैं बहुत खुश हूँ बेटी। लेकिन अभी राधा को भी डॉक्टर बनाना है, तो मेहनत तो अभी मुझे करनी पड़ेगी ना। तभी राधा भी वहाँ आ जाती है। नहीं माँ, अब आपको सिर्फ आराम करना है। बहुत मेहनत कर ली आपने। मतलब माँ, मैं जिस डॉक्टर के साथ काम कर रही हूँ वे मेरी मेहनत और लगन से बहुत प्रभावित है और उन्होंने मुझे स्कॉलरशिप दिलवा दी है। अब मेरी पढ़ाई का कोई खर्चा नहीं होगा माँ, और जल्दी ही मैं डॉक्टर बन जाऊंगी। भगवान का लाख लाख शुक्र है, उन्होंने मेरी दोनों बेटियों की जिंदगी सफल बना दी। आज मेरी बड़ी बेटी सीमा को सरकारी नौकरी मिल गई और राधा को डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी करने के लिए स्कॉलरशिप दिलवा दी। तीनों भगवान के आगे मत्था टेकते हैं और उन्हें शुक्रिया करते हैं। एक गांव में मुरारी नाम का एक आदमी रहता था। मुरारी के पास एक अस्तबल था। उस अस्तबल में बहुत खूबसूरत खूबसूरत घोड़े थे। मुरारी अपने घोड़ों को बहुत प्यार करता था और उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखता था। जल्दी जल्दी इन्हें चारा दे देता हूँ, बेचारे भूखे होंगे। मुरारी उन्हें चारा खिलाकर गांव में घूमने निकल जाता है। राशन खत्म हो गया था, इसलिए वो राशन लेने एक दुकान के पास आता है। वहाँ दो लोग खड़े होकर बात कर रहे थे। अरे मंटू, क्या करूं? तू ही बता, मेरी गाय तो बेचारी अकेली पड़ जाएगी। अरे पिंटू, तू चिंता क्यों करता है? जरूर कोई ना कोई मिल ही जाएगा जो तेरी गाय को ले ले। मुरारी उनकी बातें सुन कहता है, जी, आप लोग किस गाय की बात कर रहे हैं? अरे भैया जी, मेरे पास एक गाय है, उसी की बात कर रहा हूँ। उसे कहाँ रखूँ? क्यों, तुम्हारे घर में जगह नहीं बची है क्या? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल मैं शहर जा रहा हूँ हमेशा के लिए, और यहाँ की अपनी जमीन और घर बेच रहा हूँ। गाय भी बेचना चाहता हूँ, मगर कोई ले ही नहीं रहा है। मगर ऐसा क्यों? गांव में तो बहुत लोगों को गाय की जरूरत होती है। जरूर कोई ना कोई तुम्हारी गाय भी खरीद लेगा। नहीं भैया जी, मेरी गाय कोई नहीं खरीद रहा है, क्योंकि मेरी गाय माँ नहीं बन सकती और दूध भी बहुत कम ही देती है। कोई भी ऐसा गाय लेकर क्या करेगा? वो तो पिताजी ने उसे पाला था, इसीलिए मैंने भी इतने दिन से उसे पाल रहा हूँ, मगर अब उसका कोई काम नहीं है। ये सुन मुरारी को बहुत दुख पहुंचता है। वो सोचता है, अरे इसमें उस बेचारी गाय का क्या गलती है? कोई उसे नहीं लेना चाह रहा है तो? यही सोचकर वो पिंटू से कहता है, क्या मैं एक बार तुम्हारी गाय को देख सकता हूँ? हाँ हाँ जरूर, अभी ही चलिए। मुरारी पिंटू के साथ उसकी गाय देखने चला जाता है। मुरारी को देखते ही वो गाय मुरारी की ओर आने लगती है और आवाजें निकालने लगती है। ये तू क्या कर रही है? चल हट, मुझसे दूर होकर खड़ी हो। अरे नहीं नहीं, इसे डांटो मत, कोई बात नहीं। मुरारी को वो गाय बहुत पसंद आ जाती है, इसलिए वो उस गाय को लेने का मन बना लेता है। भाई, मुझे ये गाय तो बहुत पसंद आई, बता कितने में देगा? वाह, क्या सच में आप इसे लेना चाह रहे हैं? हाँ बिल्कुल। अरे ज्यादा नहीं, कोई इसे लेना भी नहीं चाह रहा है और आप इसे लेना चाह रहे हैं। चिंता मत कीजिए, मैं आपसे इसके ज्यादा पैसे नहीं लूंगा। मुरारी और पिंटू आपस में बात कर लेते हैं और पैसे की लेन देन होने के बाद मुरारी उस गाय को अपने साथ लेकर अपने घर आ जाता है। तू तो बहुत ही प्यारी है, मैं आज से तुझे प्यारी ही बुलाऊंगा। बोल, तुझे पसंद आया ना तेरा नाम? गाय जोर जोर से आवाज निकालने लगती है और मुरारी को प्यार करने लगती है। काश तू मुझे पहले मिलती। मुरारी अपने घोड़ों का ख्याल भी अच्छे से रखता था और अपनी गाय का भी। धीरे धीरे मुरारी को प्यारी से बहुत लगाव हो जाता है। प्यारी, जब से तू मेरी जिंदगी में आई है, खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। तू मुझे छोड़कर कभी मत जाना। जितने लोग मुरारी से मिलने आते सभी मुरारी का मजाक उड़ाकर चले जाते थे। इसी तरह एक दिन मुरारी का दोस्त चंद्रकांत मुरारी के घर आता है। अरे भाई मुरारी, मुझे लगता है तू बहुत समझदार है, मगर तू तो बिल्कुल नासमझ निकला रे। मतलब
तू कहना क्या चाहता है? मैं नहीं समझा। अरे पागल, तू ऐसी गाय क्यों अपने साथ रखे हुए है जो दूध तक अच्छे से नहीं देती है और ये माँ भी नहीं बन सकती? फिर इसे रखकर क्या करेगा? तेरा कितना समय इसके पीछे चला जाता है। उतने समय में तो तू बहुत काम कर सकता है। ये सुन मुरारी बहुत गुस्सा हो जाता है। चंद्रकांत, मैं तुझे अपना दोस्त समझता था। मुझे लगता था भले ही पूरा गांव मेरे खिलाफ हो, तू हमेशा मेरा साथ देगा, मगर आज तूने भी ऐसी बात कर दी। तुझे दिखता नहीं मैं प्यारी से कितना प्यार करता हूँ, और प्यारी की ओर देख, वो मुझे कितना प्यार करती है। मैं उसे कभी भी नहीं छोड़ सकता। माना कि वो माँ नहीं बन सकती, माना कि वो दूध नहीं दे सकती, इसका मतलब मैं उसे अकेला छोड़ दूं? अरे अच्छा भाई, ठीक है, तुझे जो भी करना है कर, मैं जा रहा हूँ। सोचा दोस्त होने के नाते समझा देता हूँ, मगर तुझे तो कुछ समझना ही नहीं है भाई। इतना कहकर चंद्रकांत वहाँ से चला जाता है और मुरारी प्यारी को गले से लगाकर रोने लगता है। कोई भी तुझे समझ नहीं रहा है, मगर तू चिंता मत कर, मैं तुझे बहुत अच्छे से समझता हूँ और कभी तुझे खुद से अलग नहीं करूँगा। गांव में एक तांत्रिक आता है और सभी के घरों में घूम घूम कर उन्हें आगे भविष्य के बारे में बताता है। मुरारी के घर के पास आकर कहता है, आओ बच्चे, बाहर आओ, पूछो क्या पूछना है। मुरारी को इन सब चीजों पर विश्वास नहीं था, इसलिए वो तांत्रिक को वापस चले जाने को कहता है। ये बच्चे, तू किससे बात कर रहा है, तुझे पता है? जी, मैं सब समझ रहा हूँ, मगर मुझे माफ कीजिए, मैं इन सब चीजों पर विश्वास नहीं करता हूँ। ये सुन तांत्रिक बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो जाता है। इसको तो सबक सिखाना पड़ेगा। तांत्रिक देखता है कि मुरारी गाय की अच्छे से देखभाल कर रहा है और उससे बात भी कर रहा है। अभी सबक सिखाता हूँ इसे। ये सोचकर तांत्रिक जोर जोर से चिल्लाने लगता है। ये गाय इस गांव के लिए अभिशाप है। सुनो 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 गांव वालों, अगर ये गाय इस गांव में रही तो किसी का भला नहीं हो पाएगा, सभी को बहुत नुकसान होने वाला है। ये सुन गांव वाले बहुत डर जाते हैं और मुरारी से कहते हैं गाय को गांव से बाहर कहीं दूर छुड़ाने के लिए। नहीं, मैं अपनी प्यारी को कहीं नहीं जाने दूंगा। इसके यहाँ रहने से किसी का कुछ बुरा नहीं हो सकता। ये तांत्रिक झूठ बोल रहा है। गांव वाले मुरारी की बात नहीं सुनते और गाय को गांव से बाहर छोड़कर आने की जिद करने लगते हैं। नहीं, मैं अपनी प्यारी को कहीं भी अकेला नहीं छोड़ सकता। इसी वजह से मैं खुद ही अपनी प्यारी और अपने घोड़े को लेकर ये गांव छोड़कर कहीं दूर चला जाऊंगा। गांव वाले मान जाते हैं। उसी दिन मुरारी अपने घोड़े और अपनी गाय प्यारी को लेकर गांव से निकल जाता है। गांव से बाहर आने के बाद उसे एक भी ऐसा जगह नहीं मिलता है जहां वो रह सके। अब मैं इन्हें लेकर कहां जाऊं? कोई भी हमें नहीं रखना चाह रहा है। घूमते घूमते रात हो जाती है। मुरारी थककर एक और बैठ जाता है। बारिश बहुत तेज शुरू हो जाती है। बिजली भी कड़कने लगती है। तभी आसमान से एक चमकीला पत्थर नीचे गिरता है। प्यारी उस चमकीले पत्थर को खा जाती है। प्यारी, चल वहाँ चलकर गोबर कर ले, फिर हम वापस से घर ढूंढने चलते हैं। प्यारी गोबर कर लेती है। जैसे ही प्यारी गोबर करके आती है, तभी वहाँ से बहुत चमकीली रोशनी आने लगती है। वहाँ चमकती हुई चीज क्या है? जब मुरारी वहाँ जाता है तो देखता है प्यारी ने जहाँ गोबर किया है वो गोबर सोने के गोबर में बदल गया है। ये देख मुरारी हैरान रह जाता है। ये क्या हो गया? सोने की गोबर? प्यारी, ये देख, तूने सोने की गोबर की है। मुरारी सोने को ले लेता है और उसे बेचकर जितने पैसे मिलते हैं उससे एक नया घर खरीद लेता है और वहाँ अपने घोड़ों को और प्यारी को रखता है। अगले दिन भी प्यारी सोने का गोबर करती है। ये देख मुरारी खुश हो जाता है। तभी प्यारी कहती है, मुरारी, तुम बहुत अच्छे हो। तुमने हमेशा मेरा साथ दिया है, कभी मुझे अकेले नहीं छोड़ा है। अब मेरी बारी है तुम्हें वो सब चीज देने का जिसकी तुम्हें जरूरत है। प्यारी, तुम मेरे लिए हमेशा खास ही रहोगी।
तुम मुझे सोना दो या ना दो, तुम तो हमेशा मेरे लिए खास ही हो। इतना कहकर मुरारी प्यारी को गले से लगा लेता है। धीरे धीरे मुरारी को सब कुछ मिल जाता है और वो बहुत अमीर आदमी बन जाता है। आसपास के गांव में भी मुरारी का नाम प्रसिद्ध हो जाता है। मुरारी के गांव वालों को जब ये पता चलता है तब सभी हैरान रह जाते हैं और सभी मुरारी से मिलने आने लगते हैं। जिस तांत्रिक ने मुरारी के गाय को अभिशाप कहा था वो भी मुरारी के पास आता है। मुरारी, मुझे माफ कर दो, कृपया थोड़े पैसे दे दो, बहुत जरूरत है। ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, मगर इससे पहले तुम्हें गांव में जाकर सभी को सच बताना होगा। तांत्रिक मान जाता है और गांव आकर सभी को सच्चाई बताता है। गांव वाले सच्चाई जानकर तांत्रिक की बहुत पिटाई करते हैं और मुरारी से माफी मांगते हैं। मुरारी तांत्रिक को पैसे देकर उसकी मदद कर देता है और इसी तरह वो खुशी खुशी प्यारी और अपने घोड़ों के साथ रहने लगता है।